नमस्कार ऑडियंस। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और जो वीडियो में सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के लिए नगरपालिका अधिनियम से संबंधित बना रहा हूँ, शायद आप उनको देख रहे होंगे। अभी इस वीडियो में अपन कुछ चीज़ें जो डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 288। सेक्शन 288 से लेकर 297 तक इन 10 धाराओं का अपन इसमें अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन 10 धाराओं में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए, पहला है स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकर्म कार्य निष्पादन कर सकेगा, किराए में के व्यय से कटौती कर सकेगा। देखो ये धारा क्या कहती है, इस हेडिंग से समझेंगे। जब किसी परिसर के संबंध में कोई जिम्मेदारी किसी स्वामी की है और वो स्वामी की जिम्मेदारी वाले कार्य का निष्पादन जो है वो अधिभोगी कर रहा है, जैसे कोई किराएदार वगैरह कर रहा है, तो वो इस संबंध में जो भी खर्चे होंगे उनको किराए में से काट सकेगा। देखिए 288 ये कहती है कि स्वामी की जिम्मेदारी किसी परिसर पर कोई कार्य निष्पादित करने की है और स्वामी वो कार्य नहीं करता है तो अधिभोगी उन कार्यों को करके उनसे संबंधित खर्चों को किराए से काट सकता है। ठीक है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में नल वगैरह खराब हो गया, स्वामी को ठीक करवाना चाहिए, तो उसको अधिभोगी स्वयं खर्च कर ठीक करवा के उसका खर्चा जो किराए से काट सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, जब किसी भूमि या भवन के स्वामी से नगरपालिका द्वारा कोई कार्य निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, किससे? स्वामी से नगरपालिका कोई कार्य करने की अपेक्षा करती है और स्वामी उस कार्य को नहीं करता है या करने में चूक कर देता है, तो ऐसे भवन या भूमि का अधिभोगी जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, किराएदार वगैरह अधिभोगी, देखो नगरपालिका के अनुमोदन से यदि किराएदार किराए में से कटौती करना चाहता है तो स्वामी की जिम्मेदारी को वो तभी करके कटौती कर सकेगा जब पहले वो किससे परमिशन लेगा? नगरपालिका से। यदि नगरपालिका से बिना परमिशन लिए उसने स्वामी की जिम्मेदारी को पूरा किया है तो उससे संबंधित खर्चों को वो किराए से नहीं काट पाएगा। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो नगरपालिका के अनुमोदन से ही अधिभोगी कार्य करेगा, निष्पादित करवा सकेगा और उसका खर्चा जो है, जो पेमेंट किया जाना है, वो ऐसी रकम से काट सकेगा जो उसे किराए के रूप में संदेह है। ठीक है, लेकिन देखना, पहली बात तो नगरपालिका वो जिम्मेदारी किस पर डालती है? स्वामी पर। स्वामी करने में चूक करता है तो उसको पूरा कौन करेगा? अधिभोगी। लेकिन अधिभोगी कब करेगा? नगरपालिका के अनुमोदन से, तभी वो किराए से ऐसी कटौती कर सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन 289 क्या कहता है? देखो, कार्यवाहियां यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है, देखो कार्यवाहियां यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है तो भवन किसका होता है? स्वामी का। उसमें रह कौन रहा है? अधिभोगी। तो यदि कोई ऐसी कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की जाती है और उस कार्यवाही का विरोध कौन करता है? अधिभोगी। तो उस सिचुएशन में क्या प्रावधान है, तो उसको देखिए आप। यदि इस अधिनियम के तहत किसी भवन या भूमि पर कोई कार्यवाही स्वामी द्वारा क्रियान्वित की जानी है, यह तय नहीं है इसमें। अगर कोई कार्यवाही स्वामी द्वारा निष्पादित या क्रियान्वित की जानी है और उस कार्यवाही को करने का नोटिस जो है वो अधिभोगी को मिल जाता है, जिम्मेदारी किसकी है? स्वामी की, और उसका नोटिस किसको मिल जाता है? अधिभोगी को। परंतु उसके बावजूद भी ऐसा अधिभोगी ऐसे कार्य को क्रियान्वित करने का विरोध करता है, उस कार्य को नहीं करता है जो नगरपालिका ने नोटिस देकर बताया, तो स्वामी द्वारा उसका सबूत आवेदन के साथ पेश करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे क्रियान्वयन का आदेश अधिभोगी को दिया जा सकेगा। देखो, काम किससे करवाना चाहती है नगरपालिका? स्वामी से, और स्वामी वो कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन उस परिसर का या भवन का अधिभोगी जो किराएदार है वो ऐसा कार्य नहीं करने दे रहा है। तो इस संबंध में आवेदन स्वामी कहाँ करेगा? मजिस्ट्रेट को करेगा, और मजिस्ट्रेट उसके बाद वो कार्य करने का आदेश स्वामी के स्थान पर किसको दे देगा? अधिभोगी को दे देगा। तथा ऐसा आवेदन संबंधित या आवेदन में वर्णित खर्चे ऐसे अधिभोगी स्वामी को देने के लिए उत्तरदायी है। देखो, खर्चे ऐसा अधिभोगी स्वामी को देने के लिए उत्तरदायी है, जो भी खर्चे हैं। यदि आदेश की तारीख से 8 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी ऐसा अधिभोगी स्वामी को ऐसे संकर्मों का निष्पादन करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करता है, मतलब स्वामी को जो कार्य करने का आदेश नगरपालिका ने दिया है और उस आदेश का पालन स्वामी को करने का परिसर में या भवन में मौका अधिभोगी नहीं देता है, या ऐसे कार्यों के क्रियान्वयन से इनकार कर देता है अधिभोगी, तो ऐसा अधिभोगी जब तक इनकार जारी रखेगा तब तक
वो प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ऐसा अधिभोगी पर डे के हिसाब से 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना उस अधिभोगी पर लगाया जाएगा। कब? जब किसी परिसर के संबंध में नोटिस द्वारा नगरपालिका स्वामी से कोई कार्य करवाना चाहती है, स्वामी करने के लिए तैयार है लेकिन उसका अधिभोगी करने नहीं दे रहा है, ठीक है। और इस इनकार की अवधि के दौरान दी जाने वाली शास्तियों, ये 30 है यहाँ। शास्ति का मतलब पेनल्टीज है। पेनल्टीज के लिए स्वामी उन्मुक्त होगा। और वो पेनल्टीज किस पर लगाई जाएंगी? अगर स्वामी काम करने के लिए तैयार है, अधिभोगी नहीं करने दे रहा है, तो पेनल्टी निश्चित तौर पर किस पर लगेंगी? अधिभोगी पर लगेंगी। स्वामी उन शास्तियों या पेनल्टीज से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। फिर धारा 290 क्या कहती है? देखो, नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति। देखो, नगरपालिका जिन कार्यों को प्लान करती है, नियोजित करती है, और उन कार्यों में कोई व्यक्ति बाधा डालता है, तो इस संबंध में क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है? तो नगरपालिका की ओर से नियोजित या किए जाने वाले कार्यों में बाधा अगर किसी व्यक्ति द्वारा डाली जाती है तो नगरपालिका क्या पेनल्टी इस पर लगा सकती है? तो देखिए, छोटा सा सेक्शन है। यदि इस अधिनियम के तहत नगरपालिका द्वारा नगरपालिका द्वारा किसी कर्मचारी को नियोजित किया जाता है, कोई कार्य करने के लिए नगरपालिका किसी कर्मचारी को भेजती है, अथवा नियोजित कर्मचारी के साथ किसी संविदा कर्मचारी को कार्य सौंपती है, तो ऐसे कार्य में बाधा डालने या उत्पीड़न पैदा करने वाले व्यक्ति को या इस अधिनियम के तहत कार्यों को निष्पादन हेतु बनाए गए किन्हीं चिन्हों को मिटाने का कोई व्यक्ति सिद्ध दोष पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, जो 2000 से लेकर 5000 रुपए तक हो सकेगा, ठीक है। जैसे कोई नगरपालिका ने कॉन्ट्रैक्ट पे कॉलोनी में सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारियों को भेजा है और वहां कोई व्यक्ति सफाई नहीं करने दे रहा है, तो नगरपालिका द्वारा नियोजित कार्य में बाधा डालना है, तो ऐसे बाधा डालने वाले के विरुद्ध 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। और इसके साथ ही और क्या हो सकता है? जुर्माना तो होगा ही होगा, साथ में इसके अलावा यदि किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टि में उसने कोई अपराध किया है तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो नगरपालिका की ओर से जो कार्य है उसमें बाधा डालने पर 2000 से लेकर 5000 तक का जुर्माना और गिरफ्तारी भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि सफाई कर्मचारी को सफाई करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के लिए 2 से 5000 का जुर्माना और गिरफ्तारी हो सकती है। फिर 291 में देखिए, अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन जारी नियम और इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा निर्मित उप विधियों के भंग के लिए शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। देखो, इस अधिनियम में कोई और पेनल्टी इस अधिनियम में कहीं भी नहीं है। कोई व्यक्ति इस अधिनियम नियम और उप विधियों को भंग करता है और उस भंग के लिए नगरपालिका अधिनियम में कहीं और पेनल्टी का उल्लेख नहीं है, तो इस धारा के तहत पेनल्टी लगाई जाएगी। ये देखो, 291 में वो पेनल्टी है जो इस अधिनियम में कहीं और नहीं लगाई जाती है, या इस अधिनियम की किसी अधिनियम के उल्लंघन में या इसके नियम और उप विधियों के उल्लंघन में कहीं पेनल्टी का उल्लेख नहीं है, तो वो पेनल्टीज नगरपालिका की ओर से किस धारा के तहत लगाई जाएंगी? 291 के तहत। तो देखो, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत निर्मित विधि, उप विधियों या आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करता है या किसी नोटिस, आदेश या निर्देश की अनुपालना में विफल रहता है, तो वह ऐसा सिद्ध होने पर ऐसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जिसकी राशि 2000 से लेकर 5000 रुपए तक हो सकेगी। तो देखो, नगरपालिका अधिनियम, इसके अधीन पारित नियम और उप विधियों के विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य के लिए किसी अन्य धारा में, इस अधिनियम में किसी अन्य धारा में पेनल्टी का उल्लेख नहीं है, तो उन सभी उल्लंघनों के लिए पेनल्टी कितनी होगी? 2000 से 5000 रुपए तक होगी। लेकिन इस धारा के तहत ये शास्ति तभी अधिरोपित की जाएगी जब इस अधिनियम की किसी अन्य धारा में ऐसी शास्ति नहीं है। तो देखो, 291 में जो पेनल्टी का उल्लेख है वो पेनल्टी कब लगेगी? जब किसी अन्य धारा में पेनल्टी का उल्लेख नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां कहीं पेनल्टी का उल्लेख नहीं है तो न्यूनतम 2000 और अधिकतम 5000 रुपए की पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। फिर देखिए, सेक्शन 292 में क्या कहता है? अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश। तो देखो, नगरपालिका अधिनियम 2009 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नगरपालिका का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी जो है वो किसी भी भवन या भूमि में प्रवेश करने का अधिकारी है। कब? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो देखो, इस अधिनियम के प्रयोजनों या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी खुद उस भूमि या भवन में प्रवेश कर सकता है या उसके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी जो है किसी भूमि या भवन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच प्रवेश कर सकता है, अपने सहायकों सहित प्रवेश कर सकता है। खुद मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उसका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या उन दोनों के साथ कोई सहायक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे भवन में कोई अधिभोगी निवास कर रहा है, लेकिन देखो, किसी ऐसे भवन या परिसर में कोई अधिभोगी या किराएदार रह रहा है, तो ऐसे अधिभोगी की अनुमति से प्रवेश किया जाएगा। और मान लो अधिभोगी
उस भवन में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को प्रवेश की अनुमति नहीं देता है तो क्या करे, क्या विकल्प है? तो देखो उसे 24 घंटे पहले एक लिखित नोटिस दिया जाएगा कि आपके परिसर में प्रवेश किया जा सकता है। साथ में यह ध्यान भी रखा जाएगा कि इस भवन में का इस्तेमाल ऐसे लोगों से किया जा रहा है जिनकी सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियां ऐसी है जिनका पालन करना जरूरी है। जैसे पर्दासीन, पर्दे में रहने वाली महिलाएं उसमें रह रही हैं तो उस भवन या परिसर से उनको निकलने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे का नोटिस देकर उसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उसमें प्रवेश कर सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए धारा 293 निवारक परीक्षण, प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन। तो निवारक निरीक्षण, निवारक का मतलब है कि किसी गतिविधि को रोकने के लिए निरीक्षण करने की जो बात है, किसी गतिविधि को रोकने के लिए निवारक निरीक्षण का मतलब किसी गतिविधि को रोकने के लिए निरीक्षण। तो इस संबंध में देखो ये सेक्शन क्या कहता है, जहां ये विश्वास करने का कारण मौजूद हो कि किसी भवन या भूमि में अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या उपबंधों का कहीं उल्लंघन कर किसी नगरपालिका जल निकास संक्रम या किसी नगरपालिका उपक्रम से संबंधित कोई कार्य निष्पादित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष देखो अगर ऐसा अंदेशा हो जाता है कि किसी भवन या परिसर में कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कानून के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कोई स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी समय नोटिस के बिना, देखो नोटिस के बिना ऐसे भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेंगे। देखो ध्यान रखना, निवारक निरीक्षण जहां करना हो, प्रिवेंटिव इंस्पेक्शन करना हो, वहां किसी भी भवन या परिसर में क्या नहीं देना है, अंदर घुसने के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कौन से मामलों में? निवारक निरीक्षण के मामलों में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निवारक निरीक्षण के मामलों में नगरपालिका का अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी किसी परिसर में बिना नोटिस के घुस सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है। और साथ में यदि ऐसे किसी भवन को मानव आवास के इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है, अगर उस भवन में कोई व्यक्ति रह रहा है, मानव आवास है उसमें, तो ऐसे भवनों के अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा। तो यदि उसमें कोई आदमी रह रहा है पहले से, तो थोड़ा सा उनकी धार्मिक और रूढ़ियों के अनुसार, जैसे पर्दासीन स्त्रियां उसमें रह रही हैं, तो उनको बाहर निकलने का अवसर पहले दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि निवारक निरीक्षण जो है उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है अंदर घुसने के लिए। फिर देखिए सेक्शन 294 क्या कहता है, प्रवेश करने की शक्ति। तो देखो इस अधिनियम की धारा 292 तथा अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के तहत प्राधिकृत व्यक्ति निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन से किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोध को खोल सकेगा। तो जो प्रवेश करने वाले हैं वो किसी दरवाजे को खोल सकते हैं, किसी फाटक को खोल सकते हैं या किसी अवरोध को खोल सकते हैं। ठीक है, कब? यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसे खोलना आवश्यक समझे। तो किसी परिसर में दरवाजे को या फाटक को खोलकर तभी प्रवेश किया जाएगा जब निरीक्षण के लिए उनको खोलना जरूरी है। अगर खोलना जरूरी नहीं है तो अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। दूसरा, यदि स्वामी या अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थिति होते हुए भी दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इनकार करता है तो भी उनको खोला जा सकता है। देखो अगर अधिभोगी या स्वामी अनुपस्थित हैं या तो अनुपस्थित हैं या उसको खोलने से इनकार कर देता उपस्थित होकर, तो भी उसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है। फिर देखिए सेक्शन 295 क्या कहता है, कुछ मामलों में प्रतिकर का उदाहरण। कुछ मामलों में प्रतिकर का उदाहरण खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो एक बार रीड आउट करके छोड़ दीजिए। यदि इस अधिनियम के तहत किसी प्रतिकर या नुकसानी को संदिग्ध करने के संबंध में कोई सहमति नहीं बनती है, मतलब पक्षकारों के, नगरपालिका के साथ कोई अधिभोगी या स्वामी के बीच कोई सहमति नहीं बनती है, तो ऐसी रकम का भुगतान करना आवश्यक है, तो इसका अभिनिश्चय एवं अवधारण उस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया जाए। देखो 295 क्या कहती है, देखो अधिभोगी और स्वामी अगर नगरपालिका के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है और नगरपालिका का इनके साथ कोई समझौता नहीं हो रहा प्रतिकर के मामले में, तो ऐसी सिचुएशन में उस अधिभोगी या स्वामी को क्या भुगतान किया जाए उसको डिसाइड करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और उस अधिकारी को कौन अपॉइंट करेगा? उस अधिकारी को अपॉइंट करेगा निदेशक स्थानीय निकाय। तो देखो जिन मामलों में समझौता या सहमति नहीं बनती है उनमें भुगतान या प्रतिकर कैसे दिया जाएगा, तो उसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा? निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा। और वो व्यक्ति जो है वो इस एक विशेष रीति से इसको सेटल करेगा। और उस संबंध में क्या है देखो, लेकिन ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, अब देखो निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा जो अधिकारी
जो भुगतान करने का फैसला करेगा, उसके निर्णय से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सिविल न्यायालय में प्रतितोष की मांग कर सकता है। जो व्यथित पक्षकार है, तो पहले तो देखो, अगर समझौता नहीं हो पाता है तो निदेशक स्थानीय निकाय एक अधिकारी को नियुक्त करेगा, और वो अधिकारी भी यदि जो फैसला देता है उससे कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद सिविल न्यायालय में प्रतितोष या अनुतोष या रेमेडी के लिए जाया जा सकता है। फिर देखिए, यदि किसी मामले में भूमि से संबंधित प्रतिकर का दावा है, तो देखो दावा किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित प्रतिकर का है, तो न्यायालय के अवधारण के लिए ऐसे मामले में कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत की जाएगी। तो भूमि से संबंधित कंपनसेशन या मुआवजे की बात है, तो न्यायालय जो है वो कौन से अधिनियम के तहत फैसले को करेगा? भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत फैसले को करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खर्चे या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे। देखो, नगरपालिका की ओर से जो भी कार्यवाही की जाती है उनके संबंध में खर्चे और मतलब व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे, कैसे तो उनको निर्धारित किया जाएगा और कैसे उनकी वसूली की जाएगी, इस संबंध में सेक्शन 296 बताता है। क्या बताता है? छोटी सी बात है, देखो, इस अधिनियम के तहत किसी विवाद से संबंधित खर्चों को किस प्रकार वसूल किया जाएगा, ये नगरपालिका द्वारा अवधारित किया जाएगा। तो खर्चे कैसे वसूल किए जाएंगे, ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है? नगरपालिका के पास है। खर्चे कैसे वसूल किए जाएंगे, ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है? नगरपालिका के पास। यदि इस अधिनियम में उस रकम के प्रभाजन का तरीका किसी धारा में नहीं दिया गया है, देखो, प्रभाजन का मतलब विभाजन का तरीका इस अधिनियम की किसी धारा में नहीं दिया गया है, तो ऐसी रकम को ठीक ऐसे वसूला जाएगा जैसे कि उस व्यक्ति के ऊपर कर बकाया है। तो देखो, किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का खर्चा बकाया है और उसकी वसूली के मामले में इस अधिनियम में किसी भी धारा में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो वसूली ऐसे होगी कि जैसे उस व्यक्ति के ऊपर क्या बकाया है? टैक्स बकाया है। क्या बकाया है? टैक्स बकाया है। फिर देखो, अगला जो सेक्शन है वो 297 है। सेक्शन 297 जो है, इसमें अपने को जो मेन चीजें देखनी है, उससे पहले इसकी हेडिंग को आप समझेंगे। देखो, राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य। देखो, राज्य नगरपालिका संघ, तो राज्य में जितनी नगरपालिकाएं हैं उन सबका एक एसोसिएशन होगा, संगठन होगा। राज्य की समस्त नगरपालिकाओं का एक संघ होगा, उसका गठन, और तो उसका गठन कैसे होगा, उसके क्या कार्य होंगे। तो राज्य में नगरपालिका का मतलब नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, इन सब का क्या होगा? एक एसोसिएशन होगा। और उस एसोसिएशन में कौन कौन शामिल होंगे और वो एसोसिएशन क्या क्या कार्य करेगा, इस संबंध में सेक्शन 297 में प्रावधान किए गए हैं। तो देखो, राज्य की समस्त नगरपालिकाएं या उनमें से कुछ नगरपालिकाएं मिलकर, तो देखो, राज्य की समस्त नगरपालिकाएं भी इस संघ की सदस्य हो सकती हैं, और यदि कोई नगरपालिका, यदि राज्य नगरपालिका संघ की सदस्य नहीं होना चाहती तो वो अपनी मर्जी से न भी हो। तो जो नगरपालिका इस संघ की सदस्य होना चाहती है, देखो, मिलकर एक ऐसा संघ का गठन कर सकेंगे। अब जरूरी नहीं है, तो जो नगरपालिकाएं मिलकर यदि ऐसे संघ को बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, जिसे राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड संघ कहा जाएगा। तो देखो, राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड संघ जो है उसके गठन का प्रावधान 297 में है। राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड संघ के सदस्य कौन होंगे? तो राज्य की नगरपालिकाओं में से कोई भी नगरपालिका अपनी मर्जी से उसका सदस्य हो सकती है। सभी को बाध्यकारी प्रभाव से सदस्य नहीं बनाया जाएगा। और इसके अलावा यदि राज्य सरकार अधिसूचित करके तय करें तो इससे भिन्न अन्य नाम भी हो सकता है। तो सामान्यतया राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड संघ कहा जाएगा, और राज्य सरकार चाहे तो इस नाम को बदल भी सकती है। लेकिन ऐसा संघ तब तक गठित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य की कुल नगरपालिकाओं में से आधे से अधिक नगरपालिकाएं उसका सदस्यता नहीं ले लें। जैसे मान लो कि राजस्थान में फॉर एग्जांपल मान लो 300 नगरपालिकाएं हैं या किसी 300 नगरपालिकाएं हैं, तो अगर इनमें से 151 नगरपालिकाएं, देखो क्या लिखा है इसमें, इस अधिनियम के तहत नगरपालिका संघ का गठन तभी किया जा सकता है जब आधी से अधिक, तो आधी हो गई 150 और आधी से अधिक 151 हो गई। तो 300 नगरपालिकाएं यदि हैं तो उनमें से 151 नगरपालिकाएं इस राजस्थान राज्य नगरपालिका संघ की सदस्यता नहीं लेंगे, तब तक इस संघ का गठन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब राज्य में राजस्थान नगरपालिका संघ की स्थापना तभी की जाएगी जब राजस्थान की समस्त नगरपालिकाओं में से आधी से अधिक नगरपालिकाएं उसकी सदस्यता लेने को तैयार हो जाएं, उसका सदस्य बनने का संकल्प पृथक पृथक रूप से पारित न कर दें। तो देखो, हर एक नगरपालिका को अपने स्तर पर अलग अलग संकल्प पारित करना पड़ेगा कि मैं इस संघ का सदस्य बनना चाहती हूँ। ठीक है। फिर राज्य नगरपालिका संघ के कार्य क्या होंगे? तो राज्य नगरपालिका संघ देखो जो जो कार्य करेगा वो आपके सामने है। पहला कार्य नगरपालिका के सामान्य हितों के संबंधित मुद्दों का परीक्षण करना। तो नगरपालिका के सामान्य हित जो है उनको परीक्षित करेगी, उनका टेस्ट करेगी, ऐसे मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का प्रसारण करेगी। तो
नगरपालिका के सामान्य हितों से संबंधित मुद्दों को प्रसारित करेगी। सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार और एजेंसियों को उचित अभ्यावेदन और प्रेजेंटेशन देगी। तो नगरपालिकाओं की ओर से राज्य सरकार को और राज्य सरकार की एजेंसियों को अपना रिप्रेजेंटेशन, सभी नगरपालिकाओं की ओर से रिप्रेजेंटेशन कौन देगी? ये राज्य नगरपालिका बोर्ड संघ ही देगी यदि बन गया तो, और अगर नहीं बनता तो हर नगरपालिका अपना रिप्रेजेंटेशन राज्य सरकार को अपने अपने स्तर पर देगी। नगरपालिकाओं को नगरपालिका प्रशासन की सुधार और परामर्श सेवाएं देंगी। तो ये संघ जो है वो नगरपालिकाओं को नगरपालिका प्रशासन के संबंध में सहायता और परामर्श देने का काम करेगा। ऐसे अन्य कार्य करेगी जो इस संघ को समय समय पर, तो इस संघ को राज्य सरकार जो है समय समय पर अन्य कार्य जो सौंपती है वो भी ये संघ करेगा। इस संघ के कुछ मामलों को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होना होगा जिनमें मुख्यतः है। तो देखो ये संघ यदि बनता है तो राज्य सरकार के कौन से नियमों का पालन करेगा? नंबर 1, संघ का संविधान और उसके लक्षण तथा उद्देश्य डिसाइड किए जाएंगे। तो इस संघ का अपना संविधान होगा, इसकी अपनी विशेषताएं या उद्देश्य होंगे। फिर देखो नगरपालिकाओं द्वारा संघ को दिए जाने वाली अभिदाएं, तो कंट्रीब्यूशन जो भी रकम वगैरह नगरपालिकाएं इस संघ को दें, क्योंकि संघ का कोई फंड नहीं होता है, नगरपालिकाओं की ओर से पैरवी करता है राज्य सरकार के सामने या राज्य सरकार की एजेंसी के सामने। तो इसको जो पैसे चाहिए वो किसके कंट्रीब्यूशन या योगदान से होंगे? नगरपालिकाओं के योगदान से होंगे, तो वो योगदान भी दिया जाएगा। फिर संघ के वित्त पोषण के लेखों का रख रखाव, उनकी संपरीक्षा या ऑडिट सहित उसका प्रबंधन और नियंत्रण। तो देखो अगर ये संघ बनता है तो उसके लेखों का या अकाउंट्स की ऑडिट कैसे होगी, उनका मैनेजमेंट और नियंत्रण कैसे होगा, इस संबंध में भी राज्य सरकार इस संघ को बताएगी। फिर तथा ऐसे मामले जो इस धारा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, परंतु कोई भी व्यक्ति संघ के प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी नगरपालिका का अध्यक्ष ना हो। तो देखो ये जो संघ बनेगा उसमें नगरपालिका के अध्यक्ष ही प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो प्रत्येक नगरपालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो इस एसोसिएशन में या इस नगरपालिका संघ में केवल वही व्यक्ति सदस्य हो सकता है नगरपालिका की ओर से जो उस नगरपालिका का अध्यक्ष हो। अध्यक्ष के सिवा किसी व्यक्ति को इस संगठन का या इस संघ का प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता। ये एक छोटा सा चैप्टर जो है वो मैंने आपको और करवाया है। तो इस प्रकार आप इस नगरपालिका अधिनियम के संबंध में जो चर्चाएं हैं उनको आप ठीक क्वेश्चन वाइज देखेंगे, बाकी आगे की वीडियोज में आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।